हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस जोन। दोस्तों आज का एक नया टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वह कौन सा टॉपिक है? तो वह महान्यायवादी और महाधिवक्ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल कहते हैं। पिछले क्लास में हम प्रधानमंत्री को पढ़ाए थे और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ शब्दावली थे जिस पर हम बात किए थे, और प्रधानमंत्री को हम पिछले क्लास में समाप्त कर दिए थे। आज हम एक नया टॉपिक क्या है तो हम बता चुके हैं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप कंसस होकर पढ़िएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। पहले हम महान्यायवादी पर चर्चा करेंगे। पहले हम किस पर बात करेंगे? तो पहले हम महान्यायवादी पर बात करेंगे। महान्यायवादी जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे महाधिवक्ता पर। अर्थात चलिए दोस्तों अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल क्या है, उसको हम पहले समझते हैं। तो पहले उसको समझने से पहले हम बात कर लेते हैं यह महान्यायवादी जो है यह किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यह अनुच्छेद भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 76 अर्थात 76 में जो है महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो दोस्तों यह महान्यायवादी क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो महान्यायवादी क्या होती है? केंद्र सरकार को विधि या कानून से संबंधित जो सलाह देती है उसी को हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। अर्थात केंद्र सरकार को विधि या कानून से संबंधित सलाह कौन देती है? तो यही महान्यायवादी देती है। तो लेकिन यह महान्यायवादी जो होती है कैसे बनती है, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है? तो चले दोस्तों उसकी योग्यता पर हम बात करते हैं। अर्थात महान्यायवादी की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो महान्यायवादी की योग्यता जो होती है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता के बराबर क्या होती है? महान्यायवादी होती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता जो होती है वह अगर 3 कंडीशन है, अगर 3 कंडीशन में कोई भी एक फॉलो करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो कौन सा 3 कंडीशन है? तो पहला एक कंडीशन है कि कोई व्यक्ति अगर 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है तो उसके बाद वह क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। मतलब हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक आपको न्यायाधीश पर कार्यरत होना चाहिए। और सेकंड एक कंडीशन क्या होती है? कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। सेकंड कंडीशन 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक न्यायालय में जाकर एडवोकेट के पद पर बना रहना चाहिए। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं या न्यायाधीश बन सकते हैं। और थर्ड कंडीशन यह होता है कि आप राष्ट्रपति के नजर में अगर आप कानून के विशेष ज्ञाता है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो अगर इस तीनों कंडीशन है तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होती है वह महान्यायवादी बनने की भी योग्यता के बराबर होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है तो वह महान्यायवादी भी बन सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे महान्यायवादी बनने की क्या योग्यता होती है। इसके अलावा आप देखिएगा यह महान्यायवादी जो होती है यह अकेले काम नहीं करती है, क्योंकि इतने बड़े भारत देश है तो क्या एक महान्यायवादी काम कर सकता है? तो अब क्या होती है, यह महान्यायवादी जो होती है इसकी सहायता के लिए कौन से व्यक्ति होते हैं? तो इस महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिसको हम SC लिखते, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और इस सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए क्या होते हैं? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो इस तीनों व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, वह पूरे भारत के विधि संबंधी जो सलाह देते हैं वह किसको देते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं। लेकिन यह तो समझ ले महान्यायवादी की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। इस या जो सॉलिसिटर जनरल है इसकी क्या योग्यता होती है? तो इसकी जो योग्यता होती है वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बराबर होती है। अर्थात कोई व्यक्ति सॉलिसिटर जनरल बन सकता है तो वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जो होती है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने की योग्यता के बराबर होनी चाहिए, तो वह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बन सकता है। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे क्या योग्यता होती है हाईकोर्ट के न्यायाधीश। चूंकि हम महाधिवक्ता में भी हम चर्चा करेंगे या हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बनने की क्या योग्यता होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे या जो महान्यायवादी होती है इसकी क्या योग्यता होती है, या इस योग्यता को आप याद रखिएगा। फिर यह महान्यायवादी जो होती है इसका क्या कर्तव्य होता है,
यानी कि महान्यायवादी बनने के बाद वह महान्यायवादी कौन कौन से काम करते हैं उसको हम देखते हैं। तो महान्यायवादी के क्या कर्तव्य होती है उसको हम चर्चा करते हैं। तो 3-4 कर्तव्य क्या होती है महान्यायवादी के प्रमुख होती है, जिसमें अगर पहला कर्तव्य देखा जाए तो महान्यायवादी जो होती है वह केंद्र सरकार को विधि या कानून संबंधी क्या करती है, वह सलाह भारत सरकार को देती है। लेकिन अगर वह महान्यायवादी जो वह सलाह दी है, केंद्र सरकार जो है उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात अच्छी सलाह है तो केंद्र सरकार मान भी सकते हैं, अगर नहीं अच्छी सलाह नहीं है तो वह मान नहीं सकते हैं। अर्थात वह उसके प्रति क्या बाध्य नहीं कि उसकी सलाह को हम मान ही लेंगे। तो पहला आप कर्तव्य देख लिए होंगे, यह महान्यायवादी जो होती है वह केंद्र सरकार को विधि संबंधी सलाह देती है। सेकंड जो कर्तव्य होती है महान्यायवादी के बारे में, चूंकि महान्यायवादी जो होती है वही काम करती है जो राष्ट्रपति उन्हें क्या करते हैं, आदेश देते हैं। अर्थात महान्यायवादी किसके इशारे पर काम करती है, तो राष्ट्रपति के इशारे पर। राष्ट्रपति जो काम उन्हें आदेशित करेंगे वही काम कौन करते हैं, महान्यायवादी करते हैं। तो सेकंड कर्तव्य तो ये प्रमुख हो गया। एक थर्ड कर्तव्य देखा जाए प्रमुख रूप से क्या होती है, तो थर्ड कर्तव्य यह होती है कि महान्यायवादी को इस कर्तव्य के अंतर्गत एक यह पावर होती है कि वह भारत के किसी भी राज्य में, चाहे वह बिहार हो या यूपी हो, चाहे वह दक्षिण भारत के केरल या तमिलनाडु हो, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में, चाहे वह हाईकोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर वह मुकदमा की सुनवाई किसी के प्रति वह कर सकता है। अर्थात यह कर्तव्य जो होती है महान्यायवादी के बारे में जो कर्तव्य होती है वह पूरे भारत में किसी भी जगह जाकर हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पर जाकर वह मुकदमा किसी के लिए वह लड़ सकता है, या उसकी क्या होती है, पावर होती है। या जो महान्यायवादी जो होती है वह केंद्र सरकार के साथ साथ लोगों का भी मुकदमा सुनवाई करती है। इसलिए महान्यायवादी को जो है वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन वेतन नहीं दिया जाता, इसके अलावे जो भत्ता होते हैं भत्ता दिया जाता है। इसके अलावे जो सुविधा होती है, आवास की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, लेकिन टेलीफोन की सुविधा, वो सारी सुविधा फ्री में वो दी जाती है। लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, केंद्र सरकार के अलावे वह लोगों को भी क्या करता है, लोगों के भी कानून की जो भी कार्रवाई होती है, जो भी मुकदमा होती है उसकी सुनवाई करता है। इसलिए उसे वेतन नहीं दिया जाता बल्कि अन्य भत्ता वगैरह दिया जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई आम व्यक्ति केंद्र सरकार पर मुकदमा ठोक दे तो इस स्थिति में क्या करती है महान्यायवादी, वह व्यक्ति के प्रति वह मुकदमा नहीं लड़ेगा, अब वह केंद्र के प्रति मुकदमा लड़ेगा। अर्थात उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि वह केंद्र सरकार के प्रति सजग रहेगा, ना कि व्यक्ति तो क्या वह सेकेंडरी पर्सन है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर केंद्र सरकार में मुकदमा ठोकता है तो केंद्र सरकार से अगर मुकदमा लड़ता है तो इस स्थिति में महान्यायवादी उस व्यक्ति के प्रति न लड़के वह केंद्र सरकार के प्रति वह मुकदमा लड़ेगा। अब तो कर्तव्य जान गए कि यानी कि महान्यायवादी के क्या क्या कर्तव्य होती है। अब देखते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल क्या होता है। महान्यायवादी के कार्यकाल या फिर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है यह कौन होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अर्थात इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कि 5 साल या 65 वर्ष, या कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अर्थात इसकी नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अर्थात वह अच्छा काम कर रहा है तो राष्ट्रपति उसे पद पर बनाए रखेंगे। अगर वह अच्छा काम नहीं करेगा तो जब मन होगा तब इस महान्यायवादी को अपने पद पर से हटा देंगे। अर्थात यह महान्यायवादी जो होती है वह क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस महान्यायवादी का चुनाव नहीं होता है, और चुनाव नहीं होने के कारण यह क्या होता है, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, और संसद का सदस्य नहीं होने के कारण वह संसद के किसी भी सदन में जाकर वह वोट नहीं डाल सकता। संसद के सदन मतलब क्या हुआ, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ना ही राज्यसभा और ना ही लोकसभा में वह क्या कर सकता है, यह महान्यायवादी जो है वोट नहीं डाल सकता। यह पॉइंट आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा कि महान्यायवादी जो होता है वह संसद का सदस्य नहीं होता है, और संसद का सदस्य नहीं होने के कारण वह न ही लोकसभा न ही राज्यसभा में वह वोट डाल सकता है। बस सिर्फ इतना काम होता है कि वह लोकसभा राज्यसभा अगर बैठक हो रही है तो उस बैठक में जाकर वह शामिल हो सकता, बातचीत कर सकता, वाद विवाद कर सकता है। लेकिन अगर वोट देने की बात आएगी तो वह
ना ही लोकसभा में ना ही राज्यसभा में वह वोट डालेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन फंसाकर पूछा क्या जाता है, उसको आप याद करिएगा। तो हम आपको उपराष्ट्रपति में भी बताए थे, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 3 को पॉइंट आप याद रखिएगा, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसाकर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला जाता है भारत सरकार का वह अधिकारी जो संसद के सदन में भाग लेता है। यह पॉइंट को याद रखिएगा, संसद के सदन में भाग लेता है वह कौन होता है। यानी कि पूरा पंक्ति अगर देखा जाए कि वो भारत सरकार का वह अधिकारी जो संसद के सदस्य यानी नहीं होते हुए भी संसद के सदन में भाग लेता है। तो संसद के सदन में भाग लेता है, एक तो यह कंडीशन हो गया। और एक कंडीशन क्या होती है कि भारत सरकार के वह अधिकारी जो संसद का सदस्य ना होते हुए संसद के सदन में क्या करता है, संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन में भाग ले सकता है। एक तो ये कंडीशन हो गया। और एक तीसरा कंडीशन क्या होता है कि भारत सरकार के वह अधिकारी जो संसद के दोनों सदनों में भाग लेता है। अब इस तीनों कंडीशन को समझिएगा तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन कि यानी कि भारत सरकार का वह अधिकारी जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के सदन में भाग लेता है। तो अब देखिएगा संसद के सदन में भाग लेता, उपराष्ट्रपति भी क्या होते हैं, वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन वह राज्यसभा में वह भाग ले सकता है, बैठक वाद विवाद कर सकता है। और महान्यायवादी क्या होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह बैठक में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा उपराष्ट्रपति, यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति एंड महान्यायवादी दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संसद के सदन में भाग ले सकता है। और यहाँ पर बताया गया संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन में भाग ले सकता है। तो आप देखिएगा यहाँ भी क्या होगा, महान्यायवादी होगा एंड उपराष्ट्रपति होगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के प्रति भागीदारी होते हैं, वह लोकसभा में जाकर संसद के सदन में भाग नहीं ले सकता, सिर्फ राज्यसभा में भाग ले सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या था, किसी एक सदन की बात कर रहा है, इसलिए उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में भाग ले सकता है, अर्थात एक सदन में भाग ले सकता है। इसलिए यहाँ पर महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति दोनों होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि यानी कि भारत सरकार के वह अधिकारी जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए वह दोनों सदन में भाग लेता है, तो यहाँ पर सिर्फ महान्यायवादी होगा, यहाँ पर सिर्फ महान्यायवादी होगा। क्यों? यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्यों नहीं होगा? क्यों? आप देखिएगा यहाँ बोला दोनों सदन में भाग ले सकता है। आप याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति नहीं होते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति जो है वह लोकसभा के सदन में भाग नहीं ले सकता है, बल्कि यहाँ पे क्या दोनों सदन की बात कर रहा है। महान्यायवादी जो है वह दोनों सदन में भाग ले सकता है, या एक भी में भाग ले सकता है, या दोनों में भाग ले सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वह सिर्फ एक ही सदन में भाग ले सकता है। इसलिए यहाँ पर दोनों सदन की चर्चा की गई है, तो वह सिर्फ महान्यायवादी होगा, ना कि उपराष्ट्रपति होगा। तो यह तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, यह तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को एग्जाम में दे दिया जाता है कंफ्यूजन के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं महाधिवक्ता क्या होती है, उस महाधिवक्ता पर चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, एडवोकेट जनरल क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर बात किए थे जिस प्रकार से केंद्र में क्या होती है, जिस प्रकार केंद्र सरकार के क्या होते हैं विधि अधिकारी, अर्थात कानूनी अधिकारी कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। यह पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि केंद्र सरकार के प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में कौन होते हैं, राज्य में तथा प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो यह महाधिवक्ता होते हैं। यह पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, आप याद रखिएगा कि जिस प्रकार केंद्र में प्रथम या सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य में प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता कहते हैं, अर्थात महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवक्ता क्या होते हैं कि राज्य सरकार के कानूनी सहायता देने वाले को क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। तो महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो महाधिवक्ता की चर्चा जो है अनुच्छेद 165 में। आप याद रखिएगा महाधिवक्ता हम पढ़ा रहे हैं, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो वह अनुच्छेद 165 में चर्चा की गई है।
अब इस महान्यायवादी के यानी कि महाधिवक्ता के क्या योग्यता होती है उसको हम देखते हैं। जिस प्रकार से क्या होती है महान्यायवादी में पढ़े, ठीक उसी प्रकार से हम महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। तो महाधिवक्ता की क्या योग्यता होती है? तो महाधिवक्ता की योग्यता होती है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बराबर होती है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट का न्यायाधीश कैसे बन सकता है, कितनी योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो वह व्यक्ति 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यों में जुड़ा हुआ हो 10 वर्षों तक, या फिर वह 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में वह एडवोकेट के पद पर रह चुका हो। अगर ऐसी योग्यता है तो वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। और इसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश क्या होती है, यानी कि इसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर महाधिवक्ता की योग्यता होती है। अर्थात जो व्यक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य है वह महाधिवक्ता भी बन सकता है। तो आप समझ गए हो महाधिवक्ता की क्या योग्यता होती है, तो वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। अब देखिए इसका कर्तव्य क्या होता है। इसका कर्तव्य जिस प्रकार से हम महान्यायवादी में कर्तव्य देखे थे कि महान्यायवादी जो होती है वह केंद्र सरकार को क्या विधि संबंधी सलाह देती है, ठीक इसी प्रकार से महाधिवक्ता जो होती है वह राज्य सरकार को विधि संबंधी वह क्या करती है, सलाह देती है, लेकिन इसके सलाह को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्देश पर महान्यायवादी काम कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल के निर्देश पर कौन काम करेंगे, तो यहाँ महाधिवक्ता काम करेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से क्या हुआ कहता महान्यायवादी जो होते पूरे भारत में जाकर वह कहता मुकदमा लड़ सकता है किसी भी न्यायालय में जाकर, ठीक उसी प्रकार से महाधिवक्ता जो है अपने राज्य के अंदर किसी भी मुकदमा में जाकर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में जाकर किसी के प्रति वह मुकदमा लड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से इसकी वेतन नहीं दी जाती है, लेकिन भत्ता वगैरह सुविधा जो होती है वह दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से अब देखते हैं कार्यकाल क्या होती है। कार्यकाल जिस प्रकार से उसका जो कार्यकाल है यानी कि महान्यायवादी का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से महाधिवक्ता जो होती है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और इसकी भी नियुक्ति जो होती है वह मंत्री अर्थात मुख्यमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। कौन महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं राज्य में, तो राज्यपाल करते हैं। तो दोस्तों यह सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या होती है। आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझिए ताकि आप कभी भी भूलिएगा नहीं, और इसको समझकर आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, 100% सब क्वेश्चन लगेगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।